तो आज हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये पता है तुम लोगों को सारी चीजें हैं? मैंने रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ पढ़ाया था क्या? बताया था। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं अपने, याद है? तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? तो नॉर्मल हमने कल प्रतिवर्ती क्रिया बोली थी, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से कोई एक्शन होता है। अचानक से एक्शन का मतलब, अगर मैं आपको ये बोतल फेंक के मारूं तो क्या आपने सोचा था कि झुकना है या सर हिलाना है या सर आंखें बंद करनी है? नहीं सोचा ना। तो जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं वो सारे एक्शन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो, तो रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज विच आर डन बिफोर थिंकिंग, मतलब सोचने से पहले वो सारे काम कर दिए जाते हैं। मतलब हम सोचते नहीं हैं, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं और वो हो जाते हैं। अब आपने देखा रिफ्लेक्स एक्शन, जब गरम गरम तवे को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? अब अचानक से अपना हाथ पीछे करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के कहते हैं। रिफ्लेक्स यहाँ पर लिखा भी है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर हमारा लिखा भी है। क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुली। हमारे क्विक एक्शन होते हैं स्टिमुली। स्टिमुली 5 तरीके की बताई थी मैंने। स्टिमुली कितनी तरीके की बताई थी? 5 तरीके की। उद्दीपन बोलते हैं स्टिमुली को। लाइट था, हॉट, कोल्ड और टच, ये सारे क्या थे? हमारे स्टिमुली थे। इनके अगेंस्ट जो हमारा बिल्कुल सडन एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को भी छू ले तो भी हम हाथ पीछे कर सकते हैं, गरम गरम चीज़ों को छू ले तो भी हाथ पीछे कर सकते, एकदम से लाइट आंखों में आ जाए तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है? तो इसमें क्या होते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बनती है। क्या बनती है? एक रिफ्लेक्स आर्क, जिसे बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिवर्ती चाप। यहाँ देखो रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्सिस पासेस थ्रू ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ देखो दे रखा है प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान ऐसा कुछ यहाँ दे रखा है। प्रतिवर्ती जब क्रिया होती है, क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया जब होती है तो उसके दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। विद्युत आवेग का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन जिस पाथ से चल रही है। तो सबसे पहले क्या होता है? स्टिमुली होती है। स्टिमुली मतलब उद्दीपन। मतलब अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगेगी तो आप उसमें ये जो हीट है वो क्या है? एक स्टिमुली है। उसको अगर आपने टच किया, टच कौन करेगा? आपकी स्किन टच करेगी, और टच करने के बाद क्या होगा? इन्फॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के बाद। किसके बाद जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के बाद। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी इफेक्ट ऑर्गन, मसल्स को बोलेगी। क्या बोलेगी? मसल्स को। विड्रॉल ऑफ हैंड, क्या करेगा वो? हाथ पीछे कर लेगा। तो उद्दीपन जो होगा, उद्दीपन का मतलब ऊष्मा। ऊष्मा फिर हमारा ग्रही अंग होगा। अब कौन टच करता है? हीट को कौन पकड़ेगा? स्किन ही पकड़ेगी। और स्किन किसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगी? मेरू रज्जु। और मेरू रज्जु क्या बोलेगा? हमारी पेशी कोशिकाओं को हाथ पीछे हटा ले, हाथ पीछे हटा ले। ये जिस फॉर्म में चल रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स चाप, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले हमने गर्म चीज को छुआ तो जो हॉट चीज थी वो क्या है? हॉट चीज है स्टिमुली। स्टिमुली मतलब उद्दीपन। उस पर हमने टच किया। किसने टच किया होगा? स्किन ने। स्किन क्या है? रिसेप्टर है। स्किन क्या है? रिसेप्टर, मतलब ग्रही अंग है। स्किन क्या है? ग्रही। स्किन क्या है? ग्रही है। उसके बाद क्या होगा? रिस्पॉन्स होने के बाद जब ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचेगी? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरू रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरू रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा हाथ हटा ले, मसल से बोलेगा, मसल के पास इंफॉर्मेशन जाएगी हाथ हटा ले। तुरंत होता है, सेकंडों में काम होता है। हम इस सोचते नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच रही है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु के पास। किसके पास पहुंच रही है? मेरू रज्जु के पास। अब हमारे रिस्पॉन्स भी ना 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो हमारी अनुक्रियाएं जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। यहाँ दिख रहा है हमें, देखो रिस्पॉन्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है, दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं।
ठीक है। तो जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, टॉकिंग एंड राइटिंग। तो वॉलंटरी क्रियाएं मतलब ऐच्छिक क्रियाएं होती है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, बोलना या लिखना। क्या हम ये सोच समझ के करते हैं, बोलते और लिखते हैं? टॉकिंग एंड राइटिंग सोच समझ के करते हैं हम, या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या जो मर्जी बोल देता हूँ क्या? नहीं। लिख रहा हूँ तो कुछ जो मर्जी लिख देता हूँ क्या? नहीं। तो जो चीज़ हम सोच समझ के कहते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस के अंदर डालते हैं। और कौन कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन? ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक से ही पता लग रहा है, इच्छा अनुसार हो रहा है। ऐच्छिक से ही पता लग रहा है, इच्छा अनुसार हो रहा है। कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। द वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। राजीव आया देखियो क्लास में? छुट्टी दे दी, बैठ जाइए यहीं पे। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब हम बेटा दरवाजा बंद कर दियो राहन, जिनको हम सोच समझ के नहीं करते, जिन एक्शंस को हम सोच समझ के नहीं करते वो सारे अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। द इनवॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो किससे कंट्रोल होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन? देखो हमारा लिखा है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है ना, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और हिंड ब्रेन। तो अनैच्छिक क्रियाओं को माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क कंट्रोल करता है, माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो इसमें कौन कौन से एक्शन होते हैं? हार्ट बीट, क्या हार्ट बीट को हम कंट्रोल करते हैं? अपने आप धड़कती है। वॉमिटिंग, उल्टी आती है तो कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं। रेस्पिरेशन, सांस लेने को कंट्रोल कर रहे हैं क्या हम? नहीं। मतलब श्वसन, सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। समझ आ रहा है? इनवॉलंटरी एक्शन, तो दो एक्शन हो गए। कौन कौन से एक्शन हो गए? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, टॉकिंग एंड राइटिंग। इनवॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड वॉमिटिंग। तो ऐच्छिक क्रियाएं अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लिखना और बोलना। अनैच्छिक क्रियाएं माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती है। दिल का धड़कना, सांस लेना कंट्रोल कर रहे हैं क्या हम? उल्टी आ रही है कंट्रोल कर सकते हैं? उल्टी आ रही है रोक लेंगे, सांस को रोक लेंगे, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो सांस ले रहे हैं। नहीं समझ आया? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अभी हमने खुद पढ़ा कुछ देर पहले। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। अभी पढ़ा था ना, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गर्म चीजों को हम टच करते हैं तो हम हाथ हटा लेते हैं, गर्म वस्तुओं को छूने पर हाथ हटा लेना। ये किसका उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया। किसका उदाहरण है? नहीं आया समझ? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन पता लगा, तीनों एक्शंस पता लग गए होंगे। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, और रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती। कौन कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को? कौन कंट्रोल करता है ऐच्छिक क्रियाओं को? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। इनवॉलंटरी एक्शन अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है बेटा? अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करता है कंट्रोल? तेरे से पूछ रहा हूं बेटा, मन नहीं है क्या पढ़ने का? ऐसा पढ़ना है तो फिर कोई फायदा थोड़ी है बेटा। आपसे जब बात करूं आप सर झुका रहे हो। कौन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को? तुम बैठे भी हो, ब्रेन, तुम्हारा दिमाग भी है यहाँ बैठने के लिए। फोर ब्रेन करते हैं। देखो वो इनवॉलंटरी एक्शन फोर ब्रेन करता है। आपका ध्यान ही नहीं है बेटा पढ़ने में, इसलिए तो कह रहा हूं तुम्हारा ग्रुप ही ऐसा ही है कि पढ़ना ही नहीं चाहता है, दिमाग कहीं और चलेगा। टीचर कितना भी एफर्ट मार ले कुछ नहीं होता। नमन भट्ट जैसा बच्चा होना चाहिए। बच्चे पे भी निर्भर करता है, ऐसा थोड़ी कि सारी बातें टीचर पे निर्भर करती हो। जब बच्चे ही काम का नहीं है तो कितना भी टीचर एफर्ट मार ले तो बच्चा तो नालायक बनेगा। एक राम था एक रावण था, एक रावण बना एक राम बना, तो निर्भर दोनों पे किया ना। पढ़े तो कहीं ना कहीं दोनों ही किसी ना किसी गुरु से। रावण का गुरु शिव भगवान थे, भगवान से शिक्षा ली उसने, फिर भी वो कैसा बन गया। राम भगवान तो शिव भगवान के पास नहीं गए थे, फिर भी वो कैसे बन गए। अंतर है ना। तो गुरु से मैटर नहीं करता बच्चा कैसा है, पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है। जब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम्हें सामने स्क्रीन पे देख के भी नहीं पता लग रहा, मतलब 3 बार 4 बार इस चीज को बोल चुका हूं, तो तुम्हारा मन ही नहीं है बैठने का यहाँ पर, तो मत बैठो बेटा। बताओ बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है?
स्पाइनल कॉर्ड। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शंस मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तुम बताओ बेटा, पार्श्व मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल करता है? पार्श्व मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। पार्श्व मस्तिष्क और माध्य मस्तिष्क किस क्रियाओं को कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। तो ये समझ आया है नहीं आया ये? तो आते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है हमें। वाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? वाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? हमें रिफ्लेक्स एक्शन की क्यों जरूरत है? गैस करो क्यों जरूरत है हमें रिफ्लेक्स एक्शन? नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्यों जरूरत है रिफ्लेक्स एक्शन की? वाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? अगर देखो रिफ्लेक्स एक्शन ना हो हमारी बॉडी में, मान लो कोई गर्म चीज पे हमने हाथ रखा और अगर हम इसे सोचेंगे हटा लें हाथ, तो सोचते सोचते क्या होगा? समय बीत जाएगा, उतने में तो हमारा हाथ रोस्ट हो जाएगा, फिर हम अपने हाथ को ही खा लेंगे नमक लगा के, नींबू मिर्ची लगा के। रोस्ट हो गया तो खा लेंगे ना अपने हाथ को ही, हैं? कभी खाया अपने हाथ को? इंसान का मांस खाया कभी आपने? खा के देखना, लगता तो जानवर जैसा ही होगा, क्योंकि इंसान भी एक जानवर ही है। खा के देखोगे? नहीं यार, कहाँ खाने को मिला यार, इतना लजीज मांस कहाँ खाने को मिला हैं? क्या मस्त होगा इंसान का मांस, खाओगे? चलो कभी खाना भी नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम कभी कभार गरम गरम चीज़ों को छूते हैं तो क्या होता है? या कोई हमें पिंच करता है, सुई चुभा दे, वी नीड एक्ट क्विकली, हमें तुरंत एक्शन करना था, अदरवाइज आवर हैंड वुड बी हार्म। हेयर रिस्पॉन्स जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। तो जब भी रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्स होता है वो कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से रिस्पॉन्स आता है? ब्रेन नहीं करता। अगर ब्रेन करेगा ना सोचने समझने का काम, तो हमारा हाथ, तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? कुछ बच्चों में ना रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज होते हैं, जैसे इसका रिफ्लेक्स एक्शन थोड़े खराब है, लाओ बोतल लो, हट जाना चाहिए था। आप में से क्लास में किसी के भी रिफ्लेक्स एक्शन तेज नहीं है। अब उन्हें पता क्या बोलते हैं? जिन लोगों के रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे होते हैं, दे दो बोतल, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसने सोचा नहीं ना कि किताब उठानी है या गर्दन हिलानी है, इसी को रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जो बिना सोचे समझे, मेरे मोबाइल को मत तोड़ती बेटा, जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं उन एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा खाली ह्यूमन है, होता ना कि महामानव करके डिस्कवरी पे आते, देखे ना वो जो ठंड में गर्मी में भी रह सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी में मरे रहते हैं हमेशा, उनके एक्शंस आए अच्छे हो। तो आपको बताया प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। कुछ परिस्थितियों में गर्म वस्तु को छूने पर या पहनी चीज वस्तु हमारे अगर चुभ जाती है तो हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति हो सकती है। यानी अनुक्रिया ये किसके द्वारा की जाएगी? अनुक्रिया मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। तो हमें पता लगा या नहीं लगा? तो कौन कंट्रोल कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन को? हमारे। और जरूरी है कि इसको कंट्रोल करना रिफ्लेक्स एक्शन को, स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम माचिस नहीं है, अभी मैं माचिस आपको जलाऊं और आपके हाथ पे ऐसे रख दूं और आप सोचो हटा ले, और जब तक में तो आपके हाथ में छेद हो जाएगा जल के, तो आप तुरंत हटा लेते हो ना, जलने का महसूस होता है तो हमारा 3 तरह के एक्शन होता है, वॉलंटरी ऐच्छिक, इनवॉलंटरी अनैच्छिक, और रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती। वॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। और इनवॉलंटरी एक्शन को मिड और हिंड, माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। समझ आ रहा है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर हम बना के लिख सकते हैं, वाई डू वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन? हमें प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्यों जरूरत होती है? अगर कोई चीज़, अगर हम गर्म वस्तु को छू लें या हमारी बॉडी में चुभाई जाए तो हमें उसके लिए तुरंत क्रिया करनी पड़ती है, नहीं तो हमारे शरीर को नुकसान
पता लगा? इफ वी टच हॉट ऑब्जेक्ट वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आर बॉडी और स्किन विल बर्न, दैट्स व्हाई वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन। समझ रहे हो? अगर हम गर्म चीजों को या सुई को चुभा दे तो तुरंत हटाना पड़ता है, नहीं आया समझ? अब हमारे यहां देखो एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और दूसरा पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहला तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। पहला तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। मस्तिष्क है और दूसरा मेरु रज्जु है। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है। कैरिनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, है ना, और इसका दूसरा पार्ट क्या है? स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। मतलब इसमें नर्व है, ये हमारे वैसे टॉपिक में है नहीं मगर फिर भी इसमें दे रखा है। ऐसे परिधेय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलता है और मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलती है, ये याद रहेगा। तो अभी हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ब्रेन और मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क और। अब हम आते हैं अपने ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। हम आते हैं अपने मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में आएंगे? मस्तिष्क के बारे में आते हैं। तो देखो ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेटेड सेंटर ऑफ द बॉडी, इट हैज 3 मेजर पार्ट। ब्रेन जो है मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। जितना भी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कर रहा होता है? आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ क्यों बैठे हो? ब्रेन की वजह से बैठे हो। कुछ का ब्रेन यहाँ नहीं है बच्चों का, मैं कुछ पूछता हूँ उनके दिमाग में नहीं जाता, क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अदर चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो उसी चीज़ को सोच रहे हैं। तुम में से भी, लड़कों में से भी हो सकता है, लड़कियों में से भी हो सकता है। तो देखो सबसे पहला ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट होता है? उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट ब्रेन का मिड ब्रेन, उसे माध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा पार्ट ब्रेन का इन ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? हमने फोर ब्रेन के बारे में देखा था। फोर ब्रेन कौन से एक्शन कंट्रोल करता था? वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता था, ऐच्छिक क्रियाओं को, है ना। अग्र मस्तिष्क कौन से एक्शन कंट्रोल करता था? ऐच्छिक क्रियाएं, यही था। और जो दूसरे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है कौन से? इनवॉलंटरी। जो माध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क कौन से एक्शन कंट्रोल करता है? समझ आ रहा है? अब आता है फोर ब्रेन में है क्या। हम बात करते हैं फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन देखो, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, और इसके अंदर क्या होता है? सेरिब्रम होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फोर ब्रेन हमने पहले बता दिया, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं को सोच समझ के करते हैं सारा। तो हम देखें ये क्या होता है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा है, और जो हर किसी के अंदर अच्छा नहीं होता। जो हर किसी का, कुछ लोगों की सोच इतनी बढ़िया होती है कि वो कुछ भी सोच लेते हैं, और कुछ की सोच ही नहीं होती, जो लाइनें ही नहीं लिख पाते कुछ भी। जैसे एक लाइन हमारा कुमार विश्वास है, उसने लिखी है, जहां ना पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि। कुमार विश्वास ने, लाइन का मतलब ही अलग है। अब ये सो रही है बच्ची, तबीयत खराब है इसकी इसकी सो तो नहीं रही? पक्का श्योर है? सोना नहीं, अभी देख तेरे से पूछूंगा। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? जैसे अभी मेरा मन कर रहा है आपको थप्पड़ मारना किसी बच्चे को, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मारूँ या नहीं मारूँ, ठीक है। और अगर तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फोर ब्रेन काम करना बंद कर देता,
उसके बाद क्या करता है फोर ब्रेन, स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी भी अपनी है फोर ब्रेन में, और रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, और अलग अलग बॉडी के पार्ट से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है उसे इकट्ठा करने का काम फोर। और सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जब भूख लगती है तो कौन बताता है हमें? फोर ब्रेन बताता है। कौन बताता है? क्या सिंपल सी बात है, भूख लगना मतलब सोच समझ के खाना, खा लूँ या नहीं खाऊँ, मुझे भूख लगी है खा रहा हूँ, ठीक है, मैं रुका थोड़ी हूँ। तो देखो अगर मस्तिष्क क्या है, सबसे अधिक जटिल है, और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखने का काम कौन करता है? और शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना एकत्रित करके संयोजन करता है, और भूख संबंधित केंद्र भी यही है। जब भूख लगती है तो फोर ब्रेन बताता है, अग्र मस्तिष्क बताता है कि हमें भूख लग रही है। दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? पक्का? पता लगा फोर ब्रेन के बारे में? अभी मैं पूछूंगा भी बेटे, तीनों ब्रेन को बता दूं ना, फिर मैं पूछूंगा भी। हाँ बेटा, क्या चीज? लाइट बंद कर दें? क्या हो रहा है? लाइट आंखों पे आ रही है? ठीक है, तो फोर ब्रेन हो गया अपना। फोर ब्रेन के बाद क्या आएगा? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन देखो क्या काम करता है? कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यही कंट्रोल करता है ना अनैच्छिक क्रियाओं को। अच्छा, मिड और हिंड, माध्य और पार्श्व मस्तिष्क ही कंट्रोल करते हैं किसको? हैं? इनवॉलंटरी एक्शन को। तो यहाँ ब्रेन का देखो ढांचा भी दे रखा है। तो हिंड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज, क्या कंट्रोल करता है वो? चेंज इन प्यूपिल साइज। प्यूपिल क्या होती है? आंखों में काली काली सी डॉट सी दिख रही होगी आपको, और किसी की आंखों में देखो काला सा होता है, उस काले के अंदर भी एक काला होता है, एक काला है, उस काले के अंदर भी एक वो प्यूपिल है। उसका साइज घटता है या बढ़ता है? जब उजाले में जाते हैं ना, ज़्यादा रोशनी में, वो प्यूपिल छोटी हो जाती है, और कम रोशनी में जाते हैं तो हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? मिड ब्रेन। प्यूपिल मतलब पुतली का आकार। जब हम बहुत धूप में होते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, क्यों? ताकि हमारी आई को प्रोटेक्ट कर सके वो। और जब हम अंधेरे में आ जाती है वो ज़्यादा खुल जाती है ताकि हमें ज़्यादा दिख सके, ठीक है। तो देखो माध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको करता है? अनैच्छिक। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि इनकी प्रतिवर्ती चाप। कभी कभार ऐसा मोड़ लेते हैं ना सिर और गर्दन को भी। समझ आया नहीं आया? नहीं पता लगा क्या होता है ये? अब आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? इट हैज 3 पार्ट। देखो पार्श्व मस्तिष्क के ना 3 भाग होते हैं, तो हमें दिख रहा होगा सेरिब्रम। पहला भाग क्या होता है? सेरिब्रम, मेड्यूला और पॉन्स। हिंदी में देखें तो नाम यही होगा, देखो बस पहले का नाम अलग है, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? सेरिब्लम को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दूसरा मेडुला, तीसरा पॉन्स। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? तो देखो हमें ब्रेन का जो फिगर दिख रहा है उसमें भी दिख रहा होगा आपको, अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग जिसे फोर ब्रेन कहते हैं दिख रहा है, सेरिब्रम दिख रहा है, कैरेनियल स्कल दिख रहा है, मिड ब्रेन देखो बिल्कुल बीचों बीच है ना, माध्य मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड देखो बिल्कुल ब्रेन के नीचे ही है, गर्दन के पास आ जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड। मेरू रज्जु दिख रहा है, ये कौन सा एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु ना दिख रहा ना, ये रहा देखो मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये है मेरू रज्जु। और अब ये माध्य मस्तिष्क देखो बिल्कुल बीचों बीच है। माध्य मतलब इसी को बिल्कुल बीच बीच में है ना, इसलिए यहाँ देखो माध्य मस्तिष्क बिल्कुल बीच में ना, सेंटर में, इसलिए इसे मिड ब्रेन के नाम से जाना गया ना। और इधर देखो ये फोर ब्रेन का पार्ट बिल्कुल आगे आ गया ना,
फोर ब्रेन मतलब आगर मस्तिष्क। अब ये इसका मस्तिष्क का चित्र भी बनाना है आपने, ठीक है, समझ आया नहीं आए? तो अब सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, पिकिंग पेन। देखो जिसका सेरिबेलम खराब हो जाता है ना, बच्चे का पोस्चर और गेस्चर खराब हो जाता है। कुछ लड़कियों को देखना लड़कों जैसी चलती है और कुछ लड़के भी लड़कियों जैसे हैं। ऐसे क्लास में आपके स्कूल में एक आधा होगा जो लड़का होगा और यूं यूं चलता होगा और लड़की होगी वो यूं चलती होगी, नहीं देखे हैं? कई सारे दिख जाते हैं रोड पे चलते हुए यार, ठीक है। इसके बाद आता है मेडुला, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। मेडुला क्या काम करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब इनवॉलंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या कितना प्रेशर जाना चाहिए हमारी बॉडी में? स्लाइवेशन, लार निकलती है मुंह से, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। और वॉमिटिंग, उल्टी आती है, कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। तो मेडुला अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। वमन, वमन मतलब उल्टी। याद रहेगा ये? नहीं याद रहेगा? उसके बाद आता है पोन्स। पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन, पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है सांस लेने को? पोन्स। तो पोन्स करता है अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? पोन्स करता है। तो हमारा हिंड ब्रेन 3 पार्ट में बटा है। देखो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन तो सिंगल ही है, मगर हमारा जो हिंड ब्रेन है पार्श्व मस्तिष्क से वो 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट सेरिबेलम, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। और सेरिबेलम क्या करता है? पोस्चर और गेस्चर को कंट्रोल करता है। जैसे हम पेन उठाते हैं तो उसका पोस्चर, ऐसे दारू पीने के बाद तो पोस्चर गेस्चर सब खराब हो जाता है। आपके मम्मी पापा में से कोई तो कोई पीता होगा, मम्मियाँ पीती हैं आपकी भी? कहीं सुना कि मम्मी भी दारू पीती है? हाँ, मम्मियाँ भी आजकल दारू पीती हैं, पता? बड़े बड़े घरों में सारी मम्मियाँ दारू पीती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो बन रही है, हैं? चलो पर बात सच है। तो हमारा हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से पार्ट है? सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, मेडुला, पोन्स। और हिंड ब्रेन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी यार। इनवॉलंटरी मतलब जो पार्श्व मस्तिष्क है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब इसके तीनों पार्ट अलग अलग एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे पहला पार्ट पोस्चर और गेस्चर, ये पोस्चर और गेस्चर कैसा रहेगा? मेडुला ब्लड प्रेशर, उसका स्लाइवेशन मतलब लार का, वॉमिटिंग मतलब उल्टी का, पोन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये सारे ही क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है जितने भी बताए जो कंट्रोल हो रहे हैं। इन पे हमारा नियंत्रण है। सांस ले रहे, कितनी ऑक्सीजन ले, कितनी छोड़े, कोई कंट्रोल नहीं है ना? नहीं पता लगा? हैं? ब्रेन की कहानी समझ आ रही है? ये समझ आया नहीं आया? नहीं आया? अब ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को? भैया ये जो खोपड़ी है एक ढांचा है, इस पर अगर तेज मारते हैं ना ऐसा वाइब्रेशन आती है, बेहोश हो जाते हैं। कभी कभार अगर ब्रेन के अंदर से कुछ हो जाता है ना नुकसान, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, ब्रेन की नस वगैरह फट जाती है, तो काम खराब हो जाता है। ब्रेन की नस तभी खराब होती है जब ब्लड प्रेशर हाई या लो, हाई पे ही होता है, हाई पे ही नस फटती हैं। ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है ब्रेन की नस फट जाती है और फिर वो बंदा 0% चांस कह सकते हैं, 0.1%। वहां से ब्रेन की नस फटने के बाद बच के आना 0. मैं एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था इंदरपुरी में। उन आंटी, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनकी ब्रेन की नस फट गई, वो तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल, ऑपरेशन हुआ, वो बचे। मगर बचने के बाद भी बोलने की क्षमता, एक तरफ का पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, वो चलते हैं
और बोलते बस ऐसे ही करते हो। सच्चाई है, ब्रेन की नस फटने के बाद बंदा अगर बच भी गया तो किसी भी काम का नहीं रहता। अगर ब्रेन की नस फट जाती है और वो बच भी गया, क्योंकि ब्रेन का मतलब भाई एक आधा फंक्शन कहीं ना कहीं खराब हो गया, और वो फंक्शन खराब हो गया तो काम हो गया। तो इसलिए कहते हैं सर को छेड़ना सबसे रिस्की काम होता है एज कम्पेयर टू पैर को छेड़ दो, हाथ को काट पीट के सिल दो तो भी बंदा बच जाएगा। अगर सर पे लग गई तो उसके चांसेस कम है। तो देखो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्वर। वो कैसे काम करता है? शॉक एब्जॉर्व करता है एनक्लोज इन क्रैनियम स्कल और अ ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन जो है ना, ब्रेन ना एक लिक्विड के अंदर तैर रहा है। जब उस पर मारा जाता है ना सर के ऊपर, तो जो वाइब्रेशन सर के अंदर होती है वो पानी लिक्विड एब्जॉर्व कर लेता है, तो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं वो वाइब्रेशन। बहुत तेज मार देंगे तो शायद ब्रेन तक वो चीजें पहुंच जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड को कौन करता है प्रोटेक्ट? स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। वो किसमें बंद होती है? वर्टिब्रल कॉलम। किसमें होती है? वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित, बॉक्स के अंदर तरल रूपित गुब्बारे में मस्तिष्क जो प्रघात अवशोषित कार्य करता है, मतलब उसके अंदर तरल मतलब फ्लूइड होता है, जो कि जब हमारे ब्रेन पे कोई चोट लगती है, सर पे कोई चोट मारता है तो हमें ब्रेन को पता ही नहीं लगता। मगर अगर ब्रेन वो लिक्विड खत्म हो जाए तो धीरे से भी थप्पड़ मारेंगे तो ब्रेन के पास वाइब्रेशन जरूर ऐसा हो जाएगा ब्रेन को चोट लगते ही। समझ आ रहा है? अब आते हैं नर्वस एंड मस्कुलर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे? 5। ये क्या करते हैं? सेंसरी नर्व से कनेक्ट होते हैं और ये इंफॉर्मेशन कहां पर आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। 2 चीजों से बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में देखें, इसलिए कह रहा हूं बेटा ध्यान दो। ज्ञान इंद्रिय कितनी है हमारी? 5। संवेदी तंत्रिका मतलब इसे एक्सेप्ट ऑब्जर्व करती हैं, जिसे कहते हैं नर्व सेल कहते हैं। और ये क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका को सूचना भेजती है। सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया करना या प्रेरक। फिर पेशी कोशिकाओं के पास सूचना जाती है। पेशी मतलब हमारे मांस, और जब उनके पास सूचना जाती है तो पेशी संकुचन होगा, अनुक्रिया होगी। तो जब भी हमारे सेंसेस होते हैं, अगर मैंने आपको चिंगोटी काटा तो चिंगोटी काटने के बाद ये किसके पास इंफॉर्मेशन गई? हमारे मसल सेल के पास, जिसे हम मसल को स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किन किसके पास इंफॉर्मेशन है? नर्व सेल के पास। नर्व सेल से किसके पास जाएगी? 2 लोग हैं, या ब्रेन के पास जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड। जिसमें बहुत जरूरी होगा स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करेगी, जिसमें नहीं जरूरी होगा वहां ब्रेन। अब दोनों ही क्या करेंगे? मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, भाई कुछ ऐसा हो रहा है और काम कर। तूने तौवे पे हाथ रख दिया है, तो तौवे पे हाथ रख दिया तो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करेगी या ब्रेन करेगा इसमें? तो स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी मसल से, मसल हाथ हटा ले, जल जाएगा। तो क्या होगा? वो रीअरेंज करेगा और मसल क्या होगी? शॉर्टन हो जाएगी, मसल अपना एक्शन करेगी। तो ऐसे ही ज्ञानेंद्रिय इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी तंत्रिका पे। वो सेंट्रल हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मेरुरज्जु और मस्तिष्क, और वो फिर पेशी तक को इंफॉर्मेशन भेजेगा ऐसा ऐसा तेरी बॉडी में हो रहा है, और फिर वो पेशी संकुचन मतलब जो पेशी है वो सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ हम देखने के लिए मिलता है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड नर्व सिस्टम। सीमाएं। तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय। वो पीछे के पंखे बंद है सारे यहाँ हैं? चल क्यों रहा है? तो बैठा तो बंद कर आप उसे। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? बंद कर दे वहां पे लाइट। जो नर्वस टिश्यू से जुड़े हुए हैं, और जो नर्वस टिश्यू से जुड़े ही नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचेंगी। तो जो विद्युत संवेग हैं, विद्युत
संवेग उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगे जो तंत्रिका तंत्र से जुड़े हैं। लिमिटेशन है ये, किसकी लिमिटेशन है? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की, हमारी नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, विद्युत आवेग में, और नर्व सेल में वही इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रेवल करे। लिमिटेशन है। उसके बाद देखो यहां से दूसरा पॉइंट आता है, आफ्टर जनरेशन ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स द सेल takes some time to take and reset in mechanism before transmitting another। मतलब एक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो दूसरी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराने के लिए थोड़ा टाइम लेगी। सो द सेल कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। तो एक साथ वो बहुत सारी इम्पल्स को एक जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकती। मगर प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। तो नर्वस सिस्टम की एक लिमिटेशन पता लगी, नर्वस सिस्टम खाली उन्हीं इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में होती है। अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में नहीं है तो इन इंफॉर्मेशन को हम ट्रेवल अपनी बॉडी में नहीं करा सकते। तो यहाँ देखो इसकी कमी, एक विद्युत आवेग केवल, विद्युत संवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप के समय के लिए, तो अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। आवेग मतलब विद्युत आवेग नहीं, मतलब एक बार सिग्नल जनरेट हुए तो दूसरा सिग्नल जनरेट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगी। और पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। बस अभी हमने ब्रेन के बारे में समझना है। तो ब्रेन कितने टाइप के हुए हमारे? 3 टाइप के। कौन कौन से थे? हिंड ब्रेन के 3 पार्ट क्या थे? सेरिबेलम को हिंदी में कुछ बोला था अनुमस्तिष्क, मेडुला तो मेडुला ही था, और पॉन्स तो जो हमारा अनुमस्तिष्क था वो क्या नियंत्रित कर रहा था, क्या कंट्रोल कर रहा था? पोस्चर एंड मेडुला, ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, सैलिवेशन और वॉमिटिंग। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, स्लाइवेशन मतलब लार निकलना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, और एक और था हमारा पॉन्स, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन को कंट्रोल कर रहा था। और हमारा फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल कर रहा था? अग्र मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल कर रहा था? जो फोर ब्रेन क्या करता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता था, सोचने वाला भाग, ठीक है, लिखना पढ़ना, जो सोच समझ के काम करते हैं, राइटिंग, रीडिंग, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। बेटा ब्रेन है। अब आएंगे प्लांट में। रासायनिक विद्युत संरचना की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग। अब आते हैं हम पौधों में। ये समझ आया नहीं आया बॉडी का अपना? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन इन, टाइम कितना हो गया? तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है 2 तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होती है। वृद्धि पर निर्भर ना होना और वृद्धि पर निर्भर होना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। मतलब जैसे किसी पौधे को छुएं और वो मुरझा जाए। है कोई ऐसा पौधा? छुई मी का, टच मी नॉट का पौधा बोला जाता है। Plant use electrical chemical means to convey information from one cell to another। इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करता है। For movement to happen, the cell change their shape by changing the amount of water in them। अगर किसी प्लांट सेल को अपना शेप चेंज करना होता है तो या तो अपने अंदर वाटर की मात्रा बढ़ाएगी या रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल, या तो वो फूल जाएगी या सिकुड़ जाएगी। 2 ही तरीके से ही हो सकती है। ड्रॉपिंग लीव्स ऑफ टच मी नॉट
प्लांट ऑन टचिंग, कभी कभार जो टच मी नॉट का प्लांट है जैसे छू दे तो वो सिकुड़ जाता है। तो उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया के बारे में बात करें, वृद्धि पर निर्भर होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है, सिकुड़ जाती है। उदाहरण, चुई मुई का पौधा पत्तियों को सिकुड़ना। तो जब उसे टच करते होंगे तो चुई मुई का पौधा क्या होता होगा, पानी अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता होगा, पानी निकलते ही वो, और जब वो पानी वापस अब्जॉर्ब कर लेता होगा तो फिर वो वापस खिल जाता होगा। नहीं आया समझ? अब आता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। वृद्धि के कारण गति। अभी गति किस कारण कर रहा था प्लांट, अपने अंदर या तो पानी की मात्रा बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा था। अब ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और किसी की वजह से भी ग्रोथ करता है, जैसे टेंड्रिल। दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहते थे, इस मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। डायरेक्शन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये क्या करता है, इसको स्टिमुली, जैसे पानी की तरफ जाना, जमीन की तरफ जाना, सूरज की तरफ जाना, इस मूवमेंट मतलब किसी अदर चीजों पर डिपेंडेंट होती है। अभी क्या था, अपनी बॉडी में पानी को खुद कम कर रहा था और बढ़ा रहा था, खुद पे निर्भर था अपनी मूवमेंट को करने के लिए। मगर कुछ मूवमेंट खुद से निर्भर नहीं होती, खुद पे डिपेंडेंट नहीं होती, किसी और चीज की वजह से होना, उन मूवमेंट को कहते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और दूसरी से पहले हमने जो मूवमेंट करी थी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब यहाँ ग्रोथ नहीं होती मगर फिर भी अपनी शेप को चेंज करता है पानी को घटाकर, और मगर दूसरे में क्या होती है, ग्रोथ होती है, तब जाके अपनी शेप को चेंज करता है। पहले में ग्रोथ नहीं हो रही, पानी की मात्रा को कम या ज्यादा कर रहा है, समझ रहे हो। हिंदी में देखो यहां पर लिखा है उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया, मतलब पानी की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर। जिसे नॉर्मल क्या कहते हैं, वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि हो या ना हो फिर भी मैं अपनी शेप में चेंज करूंगा। और दूसरा वृद्धि पर निर्भर होना, वृद्धि हुई तब शेप चेंज करना। जैसे अभी ये दूसरा वाला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, वृद्धि के कारण गति पढ़ेंगे, किसके कारण पढ़ेंगे, वृद्धि के कारण। तो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन प्लांट का कल पढ़ाऊंगा मैं अब आपको, ठीक है, समझ आया नहीं आया।